हिमांशु बिहार के एक छोटे से कस्बे का इंजीनियर था। घर में माता पिता, बड़ा भाई राजीव, भाभी स्वरा, एक छोटा भाई माधव और एक छोटी बहन माया रहती थीं। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात वान्या नाम की बंगाली लड़की से हुई। दोनों का प्यार गहरा हुआ, पर जैसे ही हिमांशु ने घर पर शादी की बात रखी तो परिवार ने सख्ती से मना कर दिया। हमारे खानदान में बंगालिन बहू कभी नहीं, उसकी माँ ने कह दिया। मगर प्यार की हिम्मत बड़ी होती है। हिमांशु और वान्या ने किसी भी बात की परवाह न करते हुए भागकर कोर्ट में शादी कर ली। कुछ समय के बाद परिवार ने अनमने मन से बेटी सा स्वीकार कर लिया, पर हिमांशु की माँ का व्यवहार वान्या के प्रति हमेशा ठंडा रहा। फिर हिमांशु का ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया और दोनों नए शहर में रहने चले गए। बेंगलुरु में आने के 2 महीने बाद एक शाम रसोई में एक अजीब घटना घटी। एक घायल कौवा रसोई की खिड़की से आया और उबलते दूध के बर्तन में जा पड़ा। बर्तन पलटने पर दूध फर्श पर फैल गया और धीरे धीरे उसका रंग खून जैसा लाल हो गया। वान्या का मन कांप उठा। उसी रात उसे डरावने सपने आने लगे। शीशे में एक बदहवास फीकी साड़ी वाली औरत की परछाई दिखी जिसकी आंखें लाल थीं। वान्या चिल्लाई। हिमांशु उसकी चीख सुनकर उठ गया। हिमांशु ने उसे समझाया कि सब सपना है, पर अगले दिन जब हिमांशु ऑफिस गया था, वान्या ने फिर वही औरत देखी और इस बार वह मुस्कुरा रही थी। वान्या डर के मारे बेहोश हो गई। जब शाम को हिमांशु आया तो उसे वान्या नहीं दिखी। उसने ढूंढा तो वो कमरे में बेहोश पड़ी थी। हिमांशु ने वान्या को उठाया और बिस्तर पर लेटाया, फिर धीरे से वान्या को होश में लाया। वो हिमांशु के गले लगकर रोने लगी। हिमांशु के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। उसकी ऐसी हालत देखकर हिमांशु ने सुबह हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। अगली सुबह अस्पताल में एक खुशखबरी आई। वान्या गर्भवती थी। खुशी कुछ पल के लिए सब भयानक बातों को ढक गई। जब हिमांशु ने ये खबर अपनी माँ को दी तो वो बहुत खुश हुई। हिमांशु ने बताया कि वान्या को कैसे भयानक सपने आ रहे हैं, तो उसकी माँ ने बोला कि हमारे पास आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु मान गई। हिमांशु और वान्या बिहार लौट आए। आश्चर्य यह था कि हिमांशु की माँ, जिसने कभी खुद इस विवाह को ठुकराया था, वही अब वान्या से स्नेहपूरित व्यवहार करने लगी। पर यह बदलाव घर के सभी सदस्यों को अचरज में डाल गया। स्वरा भाभी और माया, हिमांशु की बहन, दोनों ही हैरान थीं। कुछ दिनों तक वान्या को सपने नहीं आए। सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। फिर एक रात वान्या ने उसी डरावनी औरत को देखा। शीशे में खड़ी वह बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगी। वान्या चीखते हुए हिमांशु के पास भागी। हिमांशु ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वान्या वहां से जाने के लिए कहने लगी। हिमांशु की माँ ने कहा कि बेटा, मैं वान्या का पूरा ख्याल रखूंगी। माँ का स्वर असामान्य रूप से मीठा और शांत था, और वान्या की सास ने वान्या को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना शुरू कर दिया। 3 महीनों तक सब कुछ टिका रहा, पर डर के बादल फिर लौटे। एक रात वान्या पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वान्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावनी दिखने वाली औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके खून से सने हाथ और बड़े बड़े नाखून वान्या के पेट की तरफ आने लगे। वान्या डर के मारे पीछे हटने लगी। पीछे सीढ़ियां थीं। वो ध्यान देती उससे पहले ही सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। सभी घरवाले इकट्ठे हो गए। वान्या को हॉस्पिटल ले गए, पर बहुत खून बहने की वजह से वान्या मर गई। अब पूरे घर में दुख का माहौल हो गया। वान्या और घर का नया सदस्य एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वान्या का अंतिम संस्कार हुआ। हिमांशु का व्यवहार बदल गया। वह बाहर अधिक समय बिताने लगा, घर पर कम आता। 6 महीने तक घर से दूर रहने के बाद उसके छोटे भाई माधव ने उसे ढूंढकर वापस घर ला दिया। वापस आने के बाद हिमांशु अक्सर खुद से बातें करता, अकेला रहता। परिवार को लगा कि वान्या के गम ने उसका दिमाग हिला दिया है। हिमांशु के घर आने के 6 दिन बाद घर में अब भयानक घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। एक रात स्वरा अकेले कमरे में सो रही थी कि अचानक इसी बच्चों की डरावनी हंसी गूंजी। उसने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और वही औरत खड़ी थी, लाल आंखों वाली, फटी साड़ी में। मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी, वह फुसफुसाई। स्वरा चीखते हुए बाहर भागी। अब स्वरा की सास हमेशा उसके साथ रहती। माया को भी उसी तरह परछाइयां दिखने लगी। समय आगे बढ़ा। स्वरा को जब प्रसव पीड़ा हुई
परिवार उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। हिमांशु घर पर ही रुक गया। रास्ते में एक बड़ा पेड़ अचानक गाड़ी के आगे गिर गया। स्वरा और उसकी सास को गाड़ी में छोड़कर सब पेड़ हटाने की कोशिश करने लगे। तभी स्वरा के चिल्लाने की आवाज आई। सबने देखा कि डायन ने स्वरा के गले पर जकड़ा हुआ है। माया ने स्वरा की मदद करने की कोशिश की तो डायन ने माया का पैर तोड़ दिया। स्वरा की सास कांपती हुई डायन से माफी मांगने लगी, हमें छोड़ दो, जाने दो। तभी पास में से माँ का डोला चलता आया। डोला देखकर डायन पीछे हट गई और भाग निकली। घर वालों ने राहत की सांस ली। माता के डोले में जाने वाले लोगों ने देखा कि एक परिवार और उनकी बहू प्रसव पीड़ा में है। पैर गिरने के कारण हॉस्पिटल जाने में परेशानी हो रही है तो मदद करने लगे। हॉस्पिटल में स्वरा ने एक लड़की को जन्म दिया। राजीव, स्वरा का पति, ने एक तांत्रिक को अपने साथ घर ले गया। वहां एक पूजा कराई। जैसे ही वे घर के भीतर आए, मुख्य दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद लग गई और घर में घना अंधेरा छा गया। वही पुरानी परछाई, वही डायन सामने प्रकट हुई और बोली, मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक जो राजीव के साथ आया था झूठा निकला। हिमांशु के साथ एक असली साधु आया। उसने डायन पर अभिमंत्रित भभूति छिड़ककर उसकी असली पहचान सामने लाई। वह वान्या की आत्मा थी। वान्या ने कहा, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हिमांशु ने बताया कि कैसे उसकी माँ ने पहले किसी तांत्रिक की मदद से वान्या पर काला जादू करवाया था, पर जब पता चला कि वान्या माँ बनने वाली है, उसे छोड़ दिया गया। जलन और ईर्ष्या में हिमांशु की भाभी और बहन भी उसी तांत्रिक के पास गईं और वान्या पर जादू करवाया, जिस कारण वान्या और उसका बच्चा मर गए। राजीव क्रोधित हो गया और उसने स्वरा और माया के जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हिमांशु ने वान्या से निवेदन किया कि यह भी उसका परिवार है। वान्या की आत्मा कुछ पल के लिए झिझकी, फिर नरमी आई और वह शांति में चली गई। साधु की पूजा, ताबीजों की लगाम और परिवार की पश्चाताप ने वान्या की आत्मा को मुक्ति दिलाई। घर में उजाला और शांति लौट आई। स्वरा ने अपनी बेटी का नाम वान्या रखा। हिमांशु ने उसे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। हिमांशु अकेला रहा, दोबारा शादी नहीं की। घर ठीक हो गया पर घाव गहरे थे। स्वरा की बेटी वान्या माता शेरावाली के आशीर्वाद से जन्म ले पाई और अब वो इस परिवार में सबकी आंखों का तारा बन गई। सब उसे बहुत प्यार करते थे। जय हो माता शेरावाली की।